हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 27 जुलाई को एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए इंग्लिश, मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। यहाँ पर दोस्तों आज के तीसरे शिफ्ट में आपके मैथ्स के दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले शिफ्ट से रिपीट हुए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जो आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर मैं जितने भी मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा उसे आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में भी आपको इन्हीं टॉपिक पर डायरेक्ट सेम क्वेश्चन देखने को मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ में, तो PDF मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.com पर अपलोड कर दिया है और लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। साथ में दोस्तों, अगर आप डेली एयरफोर्स एग्जाम का रिव्यू देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में सबसे पहले पूछा गया था कि नॉस्टैल्जिया का सिनोनिम क्या होगा। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है दोस्तों पुरानी बातों को याद करना या फिर स्मरण होना, और इसे दूसरे वर्ड में और हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना या फिर दुखी हो जाना। तो इसके जो सिमिलर वर्ड होंगे वो है रिकलेक्शन, यानी कि फिर से रिकलेक्ट कर लेना, रिग्रेट करना यानी कि पुरानी चीज़ों का याद करके पछतावा, और डिप्रेशन, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है वो है रिपल्सिव का एंटोनिम। रिपल्सिव का अपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो दोस्तों रिपल्सिव का मतलब होता है किसी को भी अपनी ओर खींचना, ठीक है। सॉरी, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर, किसी को भी धकेलना या फिर दूर हटाना। तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे डिलाइटफुल, यानी कि किसी का स्वागत करना, और अट्रैक्टिव यानी कि किसी को अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींच लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था फेस्टिवल का करेक्ट स्पेलिंग। तो फेस्टिवल का करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों FEASIVALE। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि मास पीपल लिविंग द कंट्री। यहाँ पर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो इसका आपको आंसर बताना है कि मास पीपल, जब बहुत सारे लोग एक साथ कंट्री को लिव करते हैं तो इसे माइग्रेशन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो एक नो एरर वाला क्वेश्चन था, यानी कि सेंटेंस एरर वाला क्वेश्चन। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। यहाँ पर आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है, और अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आपको नो एरर का ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो देखो पहला जो ऑप्शन है ना, नो सूनर डिड आई, बिल्कुल सही है, क्योंकि नो सूनर के साथ डिड लगेगा और इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। इसके बाद आपका रीच द स्टेशन तक बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन नो सूनर के साथ में दोस्तों देन का यूज नहीं किया जाता, जबकि इसके जगह देन का यूज किया जाता है। दोनों को प्रोनाउंसिएट करने में एक ही जैसा लगता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जब भी नो सूनर दिखे तो यहाँ पर आपका देन आना चाहिए, ना कि देन होना चाहिए। तो इसके जो बी पार्ट है इसमें एरर था आपके प्रश्न में। देन को देन के साथ रिप्लेस कर दो, तब आपका सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका आया था स्विच ऑफ द लाइट। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना था। तो मैंने इस तरह के आपको जब मॉक टेस्ट करवाया था इंग्लिश, तो क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए हैं। सिंगल लाइन वाले जब भी आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें किसी भी तरह का ऑर्डर दिया जाए, तो आपको क्या करना रहता है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द लाइट। यहाँ पर सीधे सीधे आप एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दो कि आपको ऑर्डर दिया जाता है किस लिए, टू स्विच ऑफ द लाइट। जो बाकी का पार्ट है वो CMS से लिख देना है। इसी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था क्लोज द डोर, और इसका क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। इस तरह से करके आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना था। तो इंग्लिश के अभी तक टोटल 60 क्वेश्चन मिले थे। बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका जीके में पूछा क्या गया है कि लाइट वेट स्वदेशी एयरक्राफ्ट। अब अगर आपका से क्वेश्चन यह पूछा गया होगा कि केवल लाइट वेट स्वदेशी एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे लाइट वेट स्वदेशी एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन जो भी लेटेस्ट में है वो है हंसा NG। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके शायद एग्जाम में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस करके कुछ आया था। तो आप में से अगर किसी लोगों ने इस पेपर को दिया है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, ताकि बाकी सारे कैंडिडेट को भी इससे कन्फर्मेशन मिल जाए। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आया है, और यह जो क्वेश्चन है ना दोस्तों 2018 से अभी तक रिपीट होते आ रहा है। आप पिछले साल का एनालिसिस उठाकर देख लो, उससे पहले 2019 का एनालिसिस उठाकर देख लो। भारत का पहला लोकपाल हर साल किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष। शॉर्टकट में आप इसे PC घोष बोलते हो, जो भारत के पहले लोकपाल बने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आया था कि जो हमारा ओजोन लेयर है वो किस मंडल में पाया जाता है, यानी कि किस ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन लेयर जो है ना वो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। हिंदी में इसे बोलते हैं हम समताप मंडल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं।
एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी हाल फिलहाल में स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं उसे आप जरूर कवर कर लेना। साथ ही में जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं वो भी याद कर लेना, क्योंकि यह ट्रेंड आपको पिछले साल वाले पेपर से ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड हैं, वे गन शूटिंग में हिस्सा लेती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह चिल्का झील स्थित है उड़ीसा राज्य में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था उड़ीसा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर थे उस समय, और उनके बाद किन्हें गवर्नर बनाया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद दोस्तों जो पहले गवर्नर बने थे इंडिया के वो थे सी राजा गोपालचारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि टोटल चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, या जो मनुष्य की जो हार्ट है, हृदय होती है, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन कंप्यूटर का एक मेमोरी नहीं है। इस तरह से करके कोई क्वेश्चन था, तो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, 4 ऑप्शंस। और अगर आप इस ऑप्शंस को देखोगे तो डी रैम, एस रैम एंड रोम, ये तीनों के तीनों कंप्यूटर के मेमोरी हैं। एफ रैम जो है वो कंप्यूटर का मेमोरी नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों टोटल 7 से 8 क्वेश्चन आए थे आपके जीके में, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया टोटल क्वेश्चंस का। अब चलिए देखते हैं रीजनिंग एंड मैथ्स में क्या क्या पूछे गए हैं। रीजनिंग का दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ना, मेरे ही शिफ्ट में 25 जुलाई को 3rd शिफ्ट में आया था। इसके अलावा आज के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे पहले भी 24 जुलाई को भी यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन में क्या था कि एक आदमी ऊपर से 15वें स्थान पर बैठा हुआ है, और उसके नीचे टोटल ऊपर जितनी संख्या है उससे 3 गुना ज़्यादा लोग हैं। अगर एक व्यक्ति नीचे से 7वें पोजीशन पर है तो आपको बताना है कि ये जो पर्सन बैठा हुआ था 15वें पोजीशन पर और नीचे से 7वें पोजीशन पर, इन दोनों के बीच में कितने लोग आएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, इस तरह से मान लो कि एक रो है। पर्सन में उसका व्यक्ति का जो पोजीशन है ना वो 15वां पोजीशन है व्यक्ति ए का। दैट मीन्स कि इसके ऊपर में टोटल कितने होंगे, 14 लोग और होंगे, तभी तो ऊपर से उसका पोजीशन 15वां है। और नीचे में कहा गया है कि ऊपर जितने लोग हैं उसके 3 गुना, यानी कि नीचे टोटल 42 लोग होंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे यह कहा गया कि नीचे से एक व्यक्ति 7th पोजीशन पर है, तो बताइए कि ये जो 7th पोजीशन व्यक्ति है जिसे हमने बी नाम दे दिया और ए, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे। तो एक बात बताओ, बी जो है ना वो कहाँ पर है, 7th पोजीशन पर है, और 15 के नीचे टोटल 42 लोग थे। तो अगर 42 में से बी का जो 7th पोजीशन है वो तो ऑलरेडी घटा दिया जाएगा, तो बीच में टोटल 35 लोग यहाँ पर हमारे पास बचेंगे ना। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का 35 करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 27.5 रुपये है तो प्रॉफिट वहाँ पर 10% का होता है। यदि उस ऑब्जेक्ट को हम 25.75 रुपये में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा, या फिर यहाँ पर लॉस कितने % का होगा, यह आपको बताना था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एंड प्रॉफिट % दिया हुआ है, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन भी आया है ना आपका पिछले दिन से ही रिपीट हो चुका है, शायद 24 जुलाई के किसी शिफ्ट से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने 24 जुलाई के शिफ्ट में आपको बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 27.50 रुपये, और इसे बेचा जा रहा है 10% प्रॉफिट पर, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 100% होगा, और 10% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब क्या है कि यह 110 रुपये में बेचा जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था पिछले दिन, तो यहाँ हमने 110 लिख दिया। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100% है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 25 रुपीज़, जो कि इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेकंड जो हमारा SP है यानी कि SP2 है, इसमें कहा गया कि 25.75 रुपीज़ में ऑब्जेक्ट को बेचा जा रहा है, तो कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो 25 में खरीदा था, 25.75 में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट होगा, तो 0.75 रुपीज़ का। अगर ऑप्शन में पूछा गया होगा डायरेक्ट प्रॉफिट तो आपका यही आंसर है, और अगर परसेंट में पूछा गया होगा तो इसका परसेंट निकाल लीजिए। 0.75 का परसेंटेज आपको निकालना है ना, तो 0.75 इंटू % निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा 25 रुपये। तो 0.75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 3%, यानी कि दोस्तों इस ट्रांजेक्शन में 3% का प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया था मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 1 kg मिक्सचर है जिसमें 20% सीमेंट है एंड रेस्ट जो है वो आपका सैंड है।
नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा गया कि इनमें और कितना सैंड मिलाएं ताकि उस फाइनल मिक्सचर में सीमेंट का परसेंटेज 10% रह जाए। तो अगर 1 किलोग्राम का कोई मिक्सचर है जिसमें 20% सीमेंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर सीमेंट होगा 200 ग्राम और सैंड होगा 800 ग्राम। आप 1 किलोग्राम को पहले 1 किलो केजी जो है उसे ग्राम में कन्वर्ट करो और फिर वहाँ से निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगा। सी 20% था, 1000 का 20% 200 और 1000 का 80% 800। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि और कितना उसमें सैंड ऐड करें जिससे कि सीमेंट का जो परसेंटेज है वो 10% हो जाए फाइनल मिक्सचर के। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सीमेंट है एंड सैंड है, तो मान लो x ग्राम सैंड और हम मिक्स करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 200/800 प्लस x, क्योंकि x सीमेंट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर वैल्यू बनना चाहिए ना फाइनल, वो होना चाहिए 10% का। दैट मीन्स कि अगर 10% आपका सीमेंट हो जाएगा तो 90% सैंड बचेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 10/9 लिख दिया, 90 लिख दिया। इसे आप सॉल्व करोगे तो 200/800 प्लस x = 1/9 हो जाएगा। x शून्य से x शून्य कैंसिल होके, और यहाँ क्रॉस मल्टीपल करने पर 9 × 2 हो जाएगा 1800 और 800 प्लस x × 1 करोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया दोस्तों 1000, यानी कि हमें 1000 ग्राम सैंड और मिलाना होगा। और अगर आपका ऑप्शन केजी में था तो आप यहाँ पर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो, तो 1000 ग्राम का वैल्यू हो जाएगा 1 किलोग्राम। सो गाइज, यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। इसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, यह आपका 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है। जिन लोगों ने मेरा 25 जुलाई को जो मैथ्स के 8 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे वो लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा कि वहाँ पर क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में क्या आया था दोस्तों, कि एक दीवार थी और इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाया हुआ था और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था ना वो 30 डिग्री का था। तो आपको बताना था कि ये जो सीढ़ी है ना इसका लंबाई क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पोल है, ठीक है, एक पोल है, पोल के सहारे यहाँ पर एक स्ट्रेट रस्सी है। तो आपको बताना है कि इस पोल से इस रस्सी के इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी जो यहाँ पर दी गई है, हमें बताना है पोल की लंबाई क्या होगी। पिछले वाले में यहाँ पर लैडर का लंबाई पूछा गया था, यहाँ पर पोल का लंबाई पूछा गया है और इसमें भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया गया है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आपके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में चेंजिंग नहीं हुआ है। मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहे तो उसे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन में कन्वर्ट कर लो। यह आपका 30 डिग्री है, ये आपका राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री हो गया। तो बचा हुआ जो कोण है वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यानी कि 60 डिग्री को लेकर निकालना होगा। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करें जिसमें हमारा परपेंडिकुलर भी आ जाए और बेस भी आ जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस दिया हुआ है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा अगर हम निकालेंगे तो यह आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा में थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पर पता किया था 60 डिग्री, यानी कि tan 60 = परपेंडिकुलर x हो गया और बेस हो गया 50। तो यहाँ पर tan 60 का मान होता है दोस्तों √3, दैट मीन्स कि √3 = x/50। तो x दैट मीन्स कि आपका पोल का जो हाइट है वो हो जाएगा 50√3 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 50√3 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पर मैथ्स के मुझे जो भी 4-5 क्वेश्चन अभी तक मिले हैं मैंने उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में करा दिया। बाकी के जो क्वेश्चन हैं मुझे जैसे ही मिलते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो का PDF आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।